आज क्या हो गया, ज्यादा आ गए बच्चे या क्या हो गया? मतलब ये पीछे कैसे एक्स्ट्रा कुर्सी लगानी पड़ गई, क्या करें? ज्यादा आ गए क्या आज? आज तो बारिश भी नहीं है, मौसम भी अच्छा नहीं है। आज कैसे आ गए, क्या हो गया? चलो खैर, और वो भी इस चैप्टर में और ढंग का कोई चैप्टर होता तो समझ में भी आता कि यार आने का लॉजिक है। चलो खैर कोई नहीं। तो आज अपन कल की तरह बिना टाइम खराब करे 1 मिनट का भी, और फटाफट से इस चैप्टर को जो है फ्री करते हैं। आज आखिरी दिन है आपकी इस क्लास का, इस चैप्टर का, और इसके बाद एक क्लास और, फिर तो नए बच्चों की करेंगे ना चालू। मतलब जिनका हो गया उनको तो फ्री करें एक बार, उनको तो विदा करें। मैनेजमेंट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ इको पढ़ाऊंगा। मैनेजमेंट तो मेरे को समझ में ही नहीं आती, ये नहीं पढ़ाया जा रहा मेरे से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट में कितनी गंदी पढ़ाऊंगा। और इसीलिए उठा के यहां डाल दिया। बीएसटी वाले सर ने कंप्लेन कर दी होगी, बोले साहब इतना बोरिंग नहीं पढ़ा सकता मैं, कुछ तो दो इको वालों को। उठा के डाल दिया यहाँ पे, क्या करेगा आदमी? तो चले गए। वैसे भी मैंने जैसे कल कहा ही था, अरे क्या हो गया यार, आज तो भाई साहब जगह नहीं बच रही है। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी की जगह मोदी जी की आज सभा हो गई हो। कल तक राहुल गांधी की सभा चल रही थी, कोई आ ही नहीं रहा था। अरे भैया जगह दो इनको, पीछे वालों को थोड़ा उधर हो जाओ यार, तुम उधर हो जाओ, आगे ले आओ चेयर यहाँ पे एक, उधर सरक बेटा थोड़ा सा आगे लिया चेयर, यहाँ आगे हो जाओ बेटा, आप आगे हो जाओ, एक चेयर आगे ले लो। बेटा आप भी आगे आओ, आगे आते जाओ, ऐसे तो काम चलेगा नहीं ये। अरे घबराने की बात नहीं है, एक दिन के मेहमान है, आज की समस्या कल से वैसे नहीं आएंगे, ये कभी कभार ही आते हैं इंस्पेक्शन के लिए। और उधर पीछे हो जाओ, रास्ता ब्लॉक मत करो, उधर हो जाओ बेटा, थोड़ा सा उधर हो जाओ। चलो, और एक आप लोगों से निवेदन है कि भैया गाड़ी, अरे सुन ले भाई, गाड़ी जो है आप पैसेज में नहीं लगाया करें, इतनी सारी जगह है। अपनी थोड़ी सी 2 मिनट की मेहनत बचाने के चक्कर में आप जो वो गेट के बिल्कुल साइड में लेफ्ट में लगा देते हो ना, अपने कन्वीनियंस के लिए कि भैया अंदर तो कौन जाएगा, आज जाना ही पड़ेगा तो जल्दी आओ। अगर आप जल्दी आ रहे हो तो अब नहीं मिलेगी जगह तो आगे मिलेगी ना, तुम तो लगा देते हो गाड़ी वहां। कल मालूम है क्या हुआ? कल बारिश हो रही थी ना, कल ही वो एक इंटर की बच्ची थी, उसके पैर में इतनी जोर से लगी ना, वो गाड़ी निकाल रही थी। अब वो जो इधर साइड वाला था उसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी, और वो जो उसके फुट रेस्ट होते हैं वो भी खोल रखे थे दोनों। अब वो बेचारी गाड़ी निकाली, उसके फुट रेस्ट से इतनी तेज लगी ना पैर में। अरे तुम्हारे अंदर यार कॉमन सेंस नहीं है क्या यार? कुत्ता भी है ना जगह झाड़ कर बैठता है, इतनी अकल तो उसमें भी होती है। तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, तुमने यार सोचते नहीं दूसरे के लग जाएगी किसी को कितनी इनकन्वीनियंस होती है। बस अपनी 1 मिनट की सहूलियत के लिए यार मैं अंदर तो गाड़ी कैसे लेके जाऊंगा, तुमने यार वहां लगा दी। अच्छी बात है क्या? कल को कोई और लगाता और तुम्हारे लग जाती तो तुम क्या करते? फिर गुस्सा आता ना फिर तुम्हें भी। तो ऐसे नहीं करते बेटा, अंदर बहुत जगह होती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अंदर तक लेकर आ जाओ, ठीक है ना। वहां पर किसी ने गाड़ी लगाई तो देखना वो पंक्चर वंक्चर करवा दूंगा मैं, और दोनों टायर और पंक्चर करवाएंगे, वो चलेगी और नहीं, फिर तुम्हें परेशानी ज्यादा होगी। तो आपसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है, कृपया अंदर तक लगा दें गाड़ी, या बाहर लगा दें। बाहर इतना बड़ा फुटपाथ बना रखा है उस पर लगा दीजिए, इस तरफ लगा दो, एक आध दो गाड़ी तो यहाँ पे भी लग जाती है। और एक हमारी देवी जी थी इंटर में, उन्होंने बोला भाड़ में गई दुनिया है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, गेट के आगे ही लगा दी। बोले कौन इतनी माता बच्ची करेगा? 5-7 दिन पहले की बात है, देवी जी ने गेट के आगे, गेट ब्लॉक, अच्छा गेट ब्लॉक मतलब एक छोटी सी जगह से तो बस्ती बच्चे वैसे लगा देते तो अंदर जाने के लिए, देवी जी ने उसके आगे ही लगा दी। अब पार्किंग सेंस तो आप जानते हो भारतीय लोगों के कैसे होते हैं, तो आप तो अच्छे बच्चे हो, है ना, आग नहीं करना। अभी आते हैं मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, फटाफट से इसको निपटाते हैं। छोटा सा ये माइक्रो और मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट में तो डिफरेंस हमने कल पढ़ ही लिया, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, एक होता है इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब जो आपके एंटिटी के अंदर के फैक्टर्स हैं, जो आपकी एंटिटी को इफेक्ट करते हैं, बाकी पे इफेक्ट नहीं डालते। एक्सटर्नल मतलब जो सब पे डालते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल में भी 2 तरह के होते हैं, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो मतलब जो सिर्फ आपको या आपके नियर टू एंटिटीज, जो नेबरिंग एंटिटीज है, उन पे इफेक्ट डालेंगे, और जो मैक्रो है वो सब पे डालते हैं। फॉर एग्जांपल सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी,
वो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए नहीं होती है, दिस इज फॉर ऑल। तो इस तरह के अगर या इंटरनेशनल में मार्केट में कोई चेंजेस आए हैं, कोई नेशनल डिजास्टर हुआ है, या कोई जैसे वॉर हो जाता है कभी कभी, अब ये वो फैक्टर्स हैं जो कि पूरे बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, किसी एक बिजनेस के लिए नहीं होते, उनको बोलते हैं मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आओ कौन कौन से होते हैं देखो। सबसे पहले है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कैसी है, यानी उस पॉपुलेशन का साइज क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, यंग लोग कितने हैं, एजेड कितने हैं, बच्चे कितने हैं, विमेन्स कितने हैं, ठीक है ना, वर्कफोर्स अवेलेबल कितनी है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा ना यार। किसी भी, आज जापान है, वहां पे आज भी बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है। अब क्या करें, उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसे केस में वहां पे क्या ना, वो बहुत लंबा जीते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं, लेकिन वो वर्कफोर्स की कैटेगरी में नहीं आते। आप जीवन चाहे 90 की जगह 200 साल कर लोगे, लेकिन वर्कफोर्स तो वही जो 25 से 50 की होती है वही होती है ना, तो वहां पे फिर ये प्रॉब्लम आता है। तो किस तरह के आपके यहाँ रिलीजन है, आपके यहाँ पे रेस कैसा है, कास्ट कैसा है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जिसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपके बिजनेस का क्या फ्यूचर होगा, क्या आपके बिजनेस में जैसे लोग होंगे वैसे ही तो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ना यार, आप कुछ भी थोड़ी बना के बेच दोगे, राइट। तो वो सेकंड, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस कंट्री के रिसोर्सेस कितने हैं और रिसोर्सेस को यूज कैसे करना है, ये उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से डिसाइड होता है। जैसे आपके यहाँ रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, लेबर कितनी अवेलेबल है आपके यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स। सरकार की पॉलिसीज आपके कितने फेवर में है, आपके यहाँ पे टैक्सेशन का क्या स्ट्रक्चर है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि आपके यहाँ पे मटेरियल लेबर की सप्लाई क्या होगी, और जो फिनिश गुड्स आप बना रहे हैं वो कितना सप्लाई होगा, ये कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, ये सब चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं, और इन सब चीजों से मिलकर आपके मार्केट का साइज, मार्केट की स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। ठीक है ना, आज अगर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है अवेलेबल, या गवर्नमेंट का सपोर्ट ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं विच कैन ग्रो मच मोर, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट है। अब हैंडीक्राफ्ट अपने आप इतना पॉपुलर एक है विदेशों में, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है पॉपुलर, क्योंकि सरकार उसके लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करती। मिनिस्ट्री बना रखी है, हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री है, लेकिन आप जानते हो ना मिनिस्ट्री में बैठे नेता और अफसर क्या करते हैं। अफसर सरकारी लोग हैं, नौकरी लगी हुई है, 2-2 लाख की सैलरी आ रही है, काम कोई करता नहीं, और वही हैंडीक्राफ्ट विदेशों में इतना महंगा बिकता है, राइट, इतना भयंकर महंगा बिकता है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वहां पे एंटीक की कैटेगरी तक में आ जाता है। तो आप है ना, देखो एक सब कुछ अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, रिसोर्स अवेलेबल है, हम तो है ही ऐसे देश में जहां पे तो हैंडीक्राफ्ट अपने आप में हर 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 एरिया में अलग अलग हैंडीक्राफ्ट है, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर की वजह से ये मार्केट ग्रो नहीं कर पा रहा। आयुर्वेद है, इतना बड़ा सेगमेंट है, वो तो बाबा रामदेव जो है उनका भला हो कि उन्होंने आयुर्वेद को इतना पॉपुलर कर दिया, वरना आयुर्वेद की इतनी डिमांड थी, लेकिन सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी उसको सपोर्ट ही नहीं करा, ऐसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके ही नहीं दिया। आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो क्रिएट करके दो ना यार। अब जंगल में जड़ी बूटियां, बेचारा वो किसान है या जो जंगल में आदमी रहता है, उसको थोड़ी ना पता है एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, उसको थोड़ी ना पता है इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है, आप उसको बताओ ना, सपोर्ट करो ना। आपको भी तो रेवेन्यू मिलता है ना, जीएसटी आपको भी मिलेगा, कस्टम ड्यूटी आपको भी मिलेगी, इनकम टैक्स आप भी कमाओगे, लेकिन नहीं है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग एनी एंटिटी, राइट। थर्ड, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। पर्सनली मेरे हिसाब से किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, खास तौर पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल इतना सारा डिस्कशन हम लोगों ने करा, तो उसमें तो नहीं जाएंगे हम लोग, पर हाँ आपको देखना पड़ेगा उस कंट्री में कितना पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस कितने हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई फैक्ट्री के लिए सरकार से परमिशन ली, आप अब यार फैक्ट्री को ऐसी चीज तो है नहीं कि आज परमिशन ली और कल लग जाएगा, सालों लगते हैं बनाने में, सालों, 2-2 4-4 साल। पता चला इस बीच में सरकार बदल गई और नियम बदल गए, सरकार बदल गई, नियम बदल गए, तो अब नई सरकार को चाहिए पैसा, क्या करें। शिवाजी द बॉस पिक्चर में एक ये वाला सीन भी दिखाया गया है। पहले सरकार कोई और थी, उसने परमिशन दे दी, उनको पैसे खिलाए, सरकार बदल गई, नया मंत्री बोलता है मुझे भी पैसे दो, आपने पुरानी सरकार में पैसा दिया, मुझे नहीं दिया। अब यार बेचारा बिजनेसमैन क्या करेगा। सो पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे अगर मान लीजिए कैलकाटा में टाटा कंपनी का इतना बड़ा प्लांट लगने वाला था, सिंगूर एक जगह है टाटा वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे टाटा इतना बड़ा प्लांट लगाने वाला था, टाटा नैनो का,
लेकिन ममता बनर्जी के चक्कर में प्लांट नहीं लग पाया। पहले हाँ कह दिया, बाद में ना। अभी ना क्यों कहा ये सब जानते, ना क्यों कहा। पैसे डिमांड करे होंगे हैवी बहुत, वो लाखों हजारों की तो बात होती ही नहीं है, अरबों की बात होती है। 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़, पेट तो भरता ही नहीं है ना इन लोगों का। अब क्या वो अल्टीमेटली टाटा को वहां से फैक्ट्री हटानी पड़ेगी ना, क्या करेंगे, वरना उन्होंने क्या गुंडागर्दी चालू कर दी। अब यार कोई भी बिजनेसमैन आएगा वो ये सब झेलने के लिए थोड़ी ना आता है, तो वो सोचेगा ना 100 बार। आज के टाइम पे कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी वेस्ट बंगाल में अपना प्लांट नहीं लगाना चाहती। क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस है, बहुत ही ज्यादा गंदी पार्टी है, मतलब हिंसक पार्टी जिसे कहते हैं ना, वायलेंट है। हर बात में लड़ाई झगड़ा मारपीट, उनके लिए आदमियों को काट डालना तो बड़ा नॉर्मल सी बात है। तृणमूल कांग्रेस के लिए ऐसे कहते हैं। तो आज अगर मैं अपनी फैक्ट्री लगाने का सोचूंगा तो जाऊंगा क्या वहां पे? नहीं। मैं क्या लूंगा, साला यूपी में चल लेंगे, इससे तो ज्यादा बेटर है, कम से कम यूपी संभाल तो लेंगे। लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं जाऊंगा। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना आपका इलेक्शंस, ये भी तक देखना पड़ता है इलेक्शन कितनी दूर है। आज परमिशन दे दिया आपने, 6 महीने बाद इलेक्शन है, साला सरकार बदल गई, मैं तो गया काम से, मेरा तो लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, सब बेकार हो जाएगा। तो ये भी देखना पड़ता है। आरबीआई की क्या पॉलिसीज है वो भी देखनी पड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट्स की क्या पॉलिसी है, होम मिनिस्ट्री की क्या पॉलिसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के क्या रूल है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स समझते हो, इसमें खाली अफेयर पे ध्यान नहीं देना है, पूरे पे ध्यान देना है। कहीं अफेयर वाले पे ध्यान दो खाली। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेशी मामलों की जो मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री को भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, उनकी पॉलिसी क्या है। क्या लोग, हमारे इंडिया में एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, शायद आप लोगों ने कभी सुना हो। एफडीआई कितना अलाउड है, कितना सपोर्ट है एफडीआई के लिए। कल को हम वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लाए, यहां लाते लाते पता चला एफडीआई के नियम बदल गए। तो ये सारे पॉलिटिकल सिस्टम देखने पड़ते हैं। आपका लीगल, फिर आता है लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम क्या कि आपके यहाँ पे लॉ कैसा है, लीगली कितना परमिटेड है। अरे तुम कहां खो जाते हो भाई, यहां वहां यार, बेटा यहां वहां नहीं खोना है। हो गया, मान मेरी बात। क्योंकि वो क्या ना, जब आदमी से गौर से देखता है ना पैन को, तो इसका मतलब आदमी खोया हुआ ही है। अरे मान मेरी बात बेटा, मेरी उम्र निकल गई, तेरे से डबल उम्र है मेरी, मुझे मत बता, ठीक है। खोने का नहीं है, सो जाओ, लेकिन खोने का नहीं है ना। ऐसे बैठे बैठे जब हम तुमको पढ़ाएं या ढूंढ ढूंढ के लेकर आए वापस। कोई छिपकली को देख रहा है, कोई पंखे को देख रहा है, कोई टेबल को देख रहा है, कोई लाइट को देख रहा है, साला टीवी को कोई नहीं देख रहा जिसपे देखना है? अरे है ऐसा, ये क्या करें, तू है तो है ही जो। तो लीगल सिस्टम बड़ा देखना पड़ता है आपकी कंट्री का, क्या फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, या इस तरह की और भी चीज, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट। अब इन दोनों को साथ क्यों लिखा? क्योंकि लीगल एनवायरनमेंट तो पॉलिटिकली डिसाइड होता है ना, भारत में तो कम से कम ऐसा ही होता है। तो पॉलिटिकल, भारत में क्या सब जगह होता है, अल्टीमेटली जो एक्ट बनेगा वो तो पार्लियामेंट में बनेगा ना यार, या स्टेट लेजिस्लेचर बनेगा विधानसभा में। तो इसीलिए पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट देखना बड़ा जरूरी है। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट आपकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी सोशल वैल्यूज क्या है, सोशल बिलीफ्स क्या है, सोशल ट्रेडिशन क्या है, राइट। ये सब देखना। आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आपका मेथड ऑफ लिविंग क्या है, आपकी कितनी एवरेज लाइफ है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में बिकता है, क्योंकि यहां मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन डर सबको लगता है। अब यह है, और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में, इसलिए नहीं है खाली कि पॉपुलेशन ज्यादा है, ये तो एक रीजन है ही अनडाउटेडली, लेकिन हाँ हर आदमी को डर लगता है। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय लोगों को डराना बड़ा आसान है। दो चार आप उनको ऐसी बातें बता दो, आप मर गए तो क्या होगा, आपके 20 बच्चे हैं, देखो वो जगह जगह भीख मांगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और वही सब। अब आदमी क्या करेगा, डर गया ना। मैं भी डरा, मैंने भी लिया इंश्योरेंस पॉलिसी, मुझे भी डर लगता है, सबको डर लगता है भाई। अब मार्केट बन गया ना, और इतना अच्छा काम है, इतना बढ़िया काम है ना भाई साहब, पूछो मत। मैंने उस दिन शायद इससे पहले चैप्टर में बताया भी था, जब हम LIC GIC पढ़ रहे थे, कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू एंड मी। लाइक इन केस ऑफ डेथ इट इज गुड, बट दैट हैपेंस रियरली। 1000 लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें से 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि बिफोर मैच्योरिटी पॉलिसी के डेथ होती है जिनकी, तो उनको दे देंगे क्लेम। बाकियों को तो प्रीमियम आएगा ना, और वो प्रीमियम इतना आता है कि आप उनको वापस जब रिटर्न करोगे, मैच्योरिटी वैल्यू जिसको बोला जाता है यार अब मानते और नहीं है बच्चे एक तो यार। अब उसको देखे जा रहे हो लाइट को, अब मैं कैसे मानूं आप खो नहीं गए। मैं यूं निपटा दूंगा चैप्टर को, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम अब की बार खोए ना, एक आध भी खोया, तो ये यूं साफ हो जाएगा चैप्टर, और पूरी इकोनॉमिक्स आज खत्म, उसके बाद ही 15 मिनट और बच जाएंगे। अब तुम वही चाह रहे हो तो बताओ फिर क्या करें फिर यार।
अब यार वो बोरिंग है, इसमें क्या करूं, यहां खड़े होकर डांस करूं क्या करूं फिर मैं इस पे खड़ा होकर नाचूं? अरे तुम अब क्या करें यार, जो है नहीं, अब अगर तुमको लगता है सेल्फ पढ़ सकते हो तो बोलो ना, अपन क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, नया चैप्टर चालू करें फिर यार, अगर तुमको लग रहा है तुम पढ़ सकते हो अपने आप तो। या तो मना करो कि सर नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ा जा रहा हमसे चैप्टर, आप इसको स्किप कर दो तो मुद्दा खत्म, फिर नया चैप्टर चालू करें। पर पढ़ाते पढ़ाते यार अब तक 4 लोग खो गए यार, बताओ यार। और आगे बैठ के कोई पीछे कॉर्नर में भैया बैठे, टोपी वाले भैया, अभी हिमेश रेशमिया भैया घूमे तो फिर समझ में भी आता है, आगे बैठ के खो रहे हो यार। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट देख लेना तुम तो यार, कंट्री में तुम्हारी टेक्नोलॉजी कितनी है, क्या कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कितना क्या तुम्हारी कंट्री में टेक्नोलॉजी का अडॉप्टेशन है, कितना लोग जो है अपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं, आपकी कंट्री में कौन कौन से रिवोल्यूशंस होते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब देख लेना। ठीक है, आगे आ जाओ। ग्लोबल एनवायरनमेंट देख लेना, बहुत बढ़िया है। ग्लोबल एनवायरनमेंट मतलब पूरे वर्ल्ड, ग्लोबल एनवायरनमेंट मतलब ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड को एक साथ लग दे तो ग्लोबल बोलते हैं। आजकल ग्लोबल इमेज हो गई हमारी भारत की, और पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज बन गया, हम ग्लोबल बन गए, वो ग्लोबल विलेज बन गए, तो प्रोडक्ट को बेचना बड़ा आसान है। अभी हम लोग आराम से अपने प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में बेच सकते हैं, माइग्रेशंस आसान हो चुके हैं, आना जाना आसान है, और मार्केटिंग करना आसान है, प्रोडक्ट की डिलीवरी तो और भी आसान हो गई, आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूल्स भी आसान है, और जीएसटी भी आजकल ऐसा हो गया कि और कंट्री से मैच ही करता है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में जीएसटी लगा हुआ है, हमने भी अडॉप्ट कर लिया, अब हमारा भी देश जीएसटी की कगार में आ गया, तो और उन कंट्री के हिसाब से टैक्सेशन पॉलिसी को आसान बनाना और भी बढ़िया तरीका है। इस तरीके से जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे है, बाकी डब्ल्यूटीओ तो है ही, डब्ल्यूटीओ का नाम सुना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, जीटीओ मैंने सुना नहीं ना, फुल फॉर्म बताइए मेरे को, एब्रीविएशन जनरल कम ही आते हैं। पंखा बंद करो भाई, नया नाम है, क्या ऐसा है, देखिए क्या क्या इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, नींद खुलेगी इनकी। नहीं मेरे को बेटा फुल फॉर्म बताओ, मेरे को ऐसे एब्रीविएशन समझ नहीं आते। हो सकता है ऐसे तो बहुत सारे टर्म है, पोमला याद हो गई आपको, है ना, ऐसे नहीं बता सकते। सोगा, सोगा जानते हो ना, सोगा तो सुना होगा आपने, हाँ, सोगा पोगा बोला था तो सर से पूछ लो कहाँ लिखा हुआ है, मैं तो क्या ही बताऊं। मैंने तो सच बताऊं ना, पहली बार जब ये इंटर का बैच चल रहा था उसमें मैंने सुना था पहली बार, अभी कुछ रिसेंटली साल भर पहले की बात है, 6 महीने पहले की। मैंने तो कभी सोगा सुना ही नहीं, सुगला सा और लगता है नाम से सोगा, कितना सुगला लगता है बताओ। कल को तो तुम कॉन्ट्रैक्ट है को सीए कर दोगे, दे रखा है बोले तो बनाने को तो कुछ भी बना लो, क्या है। हाँ मिला के दीदी, हाँ है ही नहीं तो मिलेगा कहां से, है होगा। वो क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने सोगा बना दिया ना, या जो भी बनाया, ऐसे किसी ने बना दिया होगा जीटीयू, बाकी होता नहीं है। ये हर साल कोई डेवलपिंग कंट्री, 3-4 डेवलपिंग कंट्रीज की हेड बनेंगी और मीटिंग हेड होगी। अब वो मेरे को फुल फॉर्म पता हो तो मैं उसके बारे में कुछ बात, ये क्या बात हुई यार, ऐसे तो है क्या बोले, जीटी, जीटीयू का, जीटी तो ग्लोबल गौरव टावर है हमारे यहाँ तो यार, यहाँ पे सॉरी, गेट क्या होता है यार, तुमको पता है अरे आया तो बहुत कुछ था बेटा, लेकिन अब ऐसे कैसे बताऊंगा, मेरे को कुछ पता हो उसके बारे में, मैंने सुना ही नहीं कभी। अब हो सकता है होता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होता होगा, लेकिन मैंने नहीं सुना। अब फुल फॉर्म होगी तो मैं शायद बता भी सकूं, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं मुझे नहीं पता है। अब पता चले तो बता देना, थोड़ा अपन भी अपडेट हो जाएंगे, अगले बैच के बच्चे पूछेंगे तो बेइज्जती नहीं होगी ऐसे, किस आदमी को कुछ आता ही नहीं है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा और सोटा गोटा नहीं पता, और लॉ पढ़ा रहे सोगा नहीं पता, तो ऐसे अपनी भी थोड़ी बच जाएगी इज्जत, है बता देना। चलो आगे आओ, कोविड-19, ये अरे वाह ये बड़ा अच्छा टॉपिक है कोविड-19। अच्छा देखो, अब इसमें एक जो पैरा है ना, वो पूरा कोविड-19 के बारे में, काम की चीज लास्ट की 2 लाइनों में ही है। मतलब शुरू में इन्होंने कोविड के ऊपर ज्ञान पेला, जैसे हम तो कोविड वाले स्टेज से आए ही नहीं, हमको ही बता रहे हैं, आज से 10 साल बाद बताते बच्चों को तो समझ में आता भी, हम तो निकले ही उस स्टेज से हैं भाई, सहन करके निकले, हमारा दिल जानता है कैसे हम 6 महीने बंद रहे अंदर। तो इन्होंने पूरा ज्ञान पेला, देखो एक नोवल कोरोना वायरस आया था,
2019 में आया था, लाखों लोग मर गए थे और पूरी दुनिया में फैल गया था। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है भाई, देखो ना आप। विटनेस अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल अटैक ऑफ नोवल कोरोना वायरस जो विच वाज कॉल्ड एज अ डिजीज कॉल्ड कोविड-19। आगे क्या लिखा, लैक्स ऑफ द पीपल डाइड। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, इधर लिखा हुआ है। द डिजीज इज सो कंटेगियस दैट इट वाज स्प्रेडिंग द वाइल्ड फायर। ये इतना खतरनाक था कि जंगल में आग की तरह फैल रहा था। तुमको वही पढ़ा रहे जो लिखा है, टाइम खराब नहीं कर रहा बिल्कुल भी। इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द डिफरेंट कंट्रीज वर फोर्स्ड टू लॉकडाउन। विश्व की ज्यादातर कंट्रीज को ऐसा लगा कि भैया लॉकडाउन लगा देना चाहिए, तो वो लगा दिया उन्होंने। और जो है इकोनॉमी बिल्कुल जीरो के पास पहुंच गई थी, और जो कि रुक गई थी इसकी इकोनॉमी, बेसिकली एक बार रुकी गई थी, कम से कम वो 21-42 दिन के लिए तो रुकी गई थी। द ग्रोथ रेट वाज, ये तो हो ही गया पहले। ऑल ऑर्गेनाइजेशन आस्क एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम। सारे लोगों ने घर से काम करने के लिए दे दिया। स्कूल कॉलेज वालों के मजे हो गए, एग्जाम ही नहीं देने पड़े 10th के 12th के, तो ये तो सबसे अच्छी चीज थी। टीचर्स ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी। अच्छा, इसमें देखो अभी भी कहीं ये नहीं आया कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। अभी तो कोविड पे ज्ञान फैला जा रहा है। कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए क्योंकि मार्केट में जाना रिस्की था भाई। वाह तो मैं तो शुरू में ही कहा था आपको, काम की चीजें लास्ट की 2 लाइनें बोला था ना चालू करते ही, कि पहले कोविड पे ज्ञान फैलेंगे, फिर लास्ट में 2 लाइनें काम की बताएंगे, जो भी आपके काम की कुछ नहीं है। द वर्ल्ड बिकम वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट। IT बेस्ड इंडस्ट्रीज वर फ्लोरिश्ड। वो जूम साला जिसको 8 साल तक घर वालों ने भी नहीं पूछा उसके खुद के, और 2020 में आते आते ऐसा हो गया भाई सब दुनिया में एक ही प्राणी है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे एडम, है ना, जिसने दुनिया बनाई, ऐसा लगता है जूम ने ही दुनिया बनाई है कोविड के बाद में। सब कोविड पे उसी पे चल रहा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन द प्रोडक्शन लेवल। इन अर्ली 2022 द होल वर्ल्ड is reeling under the third wave of pandemic। ऐसा उम्मीद थी ना 2021 में आएगा, आया नहीं। Nobody knows how many waves of the pandemic is yet to come। The period is completely uncertain। One thing certain that all IT based business will develop। इस पूरे मौसम के दौरान बस एक ही बात था, IT इंडस्ट्री ग्रो करेगी, है ना, ये वाली काम की लाइन, और कुछ काम की नहीं थी। ठीक है, इनको लगा तुमको शायद पता नहीं होगा कोविड क्या होता है, इसीलिए कोई बात। आगे आते पेस्टल एनालिसिस, सीधा नीचे आएंगे। पेस्टल एनालिसिस का मतलब क्या है, देखो 2 चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है पेस्टल, एक पढ़ना है पॉटर्स 5 फैक्टर एनालिसिस। पेस्टल 6 चीजों के बारे में बात करता है कि भैया जब भी कोई बिजनेस आप लगाएं तो ये जो 6 फैक्टर्स है इनके ऊपर अपने बिजनेस का एनालिसिस करें। यानी आपको जो बिजनेस लगाना है वो बिजनेस लगाने से पहले ये 6 फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर आप डिसाइड कीजिए कि आपको बिजनेस लगाना। अभी देखो हम सारे ऊपर पढ़कर आए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। इसमें एनवायरमेंटल हो सकता है अपन ने नहीं पढ़ा हो, बाकी सारे तो पढ़ेंगे। और अगर पोर्टर 5 की बात करें तो उसमें कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर 5 होते हैं। एक तो आपके बायर्स कौन है, कंज्यूमर यानी बायर एंड कंज्यूमर कौन है, आपके रॉ मटेरियल सप्लायर कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस राइवल्स कौन है, यानी कौन कौन है जो आपके कॉम्पिटिटर्स बने हुए हैं। तो वो देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो फैक्टर्स इंक्लूडेड इन पेस्टल एनालिसिस के ऊपर जो पैरा है उसकी नीचे से 4th लाइन, राइट, राइवल सेलर्स, न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट मार्केट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। ये जो लास्ट के 2 हैं इसमें आप खाली बायर एंड सप्लायर लिखोगे तो भी चलेगा, राइट, क्योंकि टेक्निकली बायर सप्लायर ही है, वो तो आपके इंस्टीट्यूट ने इसको कर दिया बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ, है एक्चुअल में क्या, बायर, सप्लायर, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है यानी बिजनेस राइवल्स कौन है, न्यू एंट्रेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी न्यू एंट्रेंट्स का मतलब यहां पे ये नहीं कि नया कौन आ रहा है, यहां न्यू एंट्रेंट का मतलब है कि आपके मार्केट में नए के आने के इजीनेस कितनी है। ध्यान से समझिएगा जरा, अभी रुक जाओ, लिखना नहीं, मैं आगे बता दूंगा आपको। न्यू एंट्रेंट का मतलब नए कितने आ रहे हैं ये नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नए के आने का। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस में हैवी कैपिटल नहीं चाहिए, किसी बिजनेस में टेक्नोलॉजी कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, फोटोकॉपी की दुकान है, क्या करना है खोलने में, कितना आसान काम है, ना तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मुश्किल से आपको कोई लाख रुपए खर्च करना पड़े, जिसमें से 40-50 हजार की फोटोकॉपी की मशीन आएगी और कोई छोटे मोटे वो पंचिंग करने वाला आता है ना, वो जिसपे लटक के छेद करते हैं वो चाहिए, और एक छोटे मोटे स्पाइरल के इक्विपमेंट। 5-7 हजार की किराए की दुकान, कोई बहुत बड़ी दुकान भी नहीं चाहिए आपको, छोटा सी चाहिए, कितना सा तो स्पेस चाहिए उसके लिए, तो आराम से आप 2-4 हजार रुपए किराए पे लेकर। अब यार ऐसे केस में देखो ना कितनी फोटोकॉपी की दुकानें खुल गई आज, वो तो क्या प्रिंट आउट अब इतना सस्ता हो गया,
और लोगों ने घर पे प्रिंटर लगाना चालू कर दिया क्योंकि प्रिंटर 5-7 हजार में आ जाता है, इसलिए फोटोकॉपी वालों की डिमांड फिर भी थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन फिर भी है ना, इतने भरे पड़े हैं फोटोकॉपी वाले। दिल्ली में एक जगह है साउथ दिल्ली, है ना, और ऐसी एक जगह लक्ष्मी नगर। आप लक्ष्मी नगर में कभी जाना, कभी मौका मिले ऐसी, लक्ष्मी नगर हब है CACM इंस्टीट्यूट का, CACM वालों का हब। आप जाओगे ना, लाइन से 50 दुकानें फोटोकॉपी की, लाइन से, और सबकी फोटोकॉपी की मशीन भारी रखी रहती। तो आप ऐसे देखोगे ना, लाइन से सारी दिखेंगी आप, इतना बड़ा मार्केट है सोचो, और सारे चल रहे हैं और दबा के कमा रहे हैं, और रोज एक आध दो नया आता ही उस मार्केट के अंदर। अब क्यों आ रहा है ऐसे? क्योंकि बिजनेस में एंटर होना आसान, लेकिन क्या ऑटोमोबाइल में कोई आसानी से आ सकता है क्या? अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, अरबों रुपए का। आज अखबार में एक बड़ी न्यूज आई, वैसे तुम्हारे काम की ज्यादा है नहीं, एक सेमीकंडक्टर बनता है, कार में लगता है। तो फॉक्सवैगन एक कंपनी है, उसने और एक वेदांता कंपनी है, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि प्लांट लगाएंगे, लेकिन अब एंड में आकर उन्होंने डील कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि फॉक्सवैगन कंपनी को, जब से वो गई ना फोर्ड इंडिया से बाहर, फॉक्सवैगन कंपनी का दिमाग हिला पड़ा है कि साला यार यहां बिजनेस करना इतना आसान काम नहीं है। पहले ही फॉक्सवैगन की फैक्ट्री लगा रखी, साला उसी में इतना लफड़ा रहता है। पॉलिटिकल इंबैलेंसेस है, हर किसी को पैसे चाहिए, कोई भी नया पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो पैसे मांगेगी, फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंबैलेंसेस अलग, जो लोकल पॉलिटिक्स है वो अलग, तो बहुत लफड़े हैं। अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में से तो अपना साउथ कोरिया में प्लांट लगा हुआ है, बढ़िया चल रहा है, वहीं से एक्सपोर्ट कर देंगे साला। क्या हो जाएगा? 2, 4, 5, 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, तो भरेंगे साले कस्टमर, अपने क्या लेने देना। अपन काय को इतना रिस्क ले? एंड टाइम पे डील कैंसिल कर दी। क्यों कर दिया? क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस होते हैं। तो ये अब सरकार बोल रही है नहीं नहीं आपने ऐसे क्यों कैंसिल कर दिया? अरे तुमको आप समझ में आ रहा है, साले जब मुंह फाड़ के भीख मांग रहे थे तब समझ में नहीं आ रही थी, तब नहीं सोचा था। अब बोल रहे हैं सर एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा देश से। अब जब बात देश ऊपर से प्रेशर आया होगा, मोदी जी ने लताड़ा होगा कि साले तुम भिखारियों की तरह पैसे मांगते रहते हो, लिमिट में मांगा करो। अब चला गया, अब क्या होगा? अरबों रुपए का GST चला जाएगा, अरबों रुपए का टैक्सेशन चला जाएगा। और पहले ही हमारे इंडस्ट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, थोड़ा वो फैक्ट्री लगती तो कम से कम 10, 12, 15 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, कितना बढ़िया काम होता ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। वो सब चला गया ना। तो ये उनसे जो टैक्स मिलता वो अलग, वो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनसे भी, उनकी भी इनकम होती है, उनसे भी टैक्स मिलता। तो ये सब जो है आपको एनालाइज पहले कर लेना चाहिए। तो पोर्टर भैया कहते हैं कि, पोर्टर भैया ने बोला कि भैया 5 चीजें ध्यान में रखो। अच्छा, ये पोर्टर जो है इनके साथ एक अच्छी चीज थी, 2 नाम याद रखो जब भी बिजनेस पढ़ो ना। तो एक तो याद रखना, वो क्या नाम है बिजनेस में ना, अपन एक बड़ा फेमस नाम है यार, क्या नाम भूल गया। जैसे इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल है ना, ऐसी बिजनेस स्टडीज में एक आता नाम यार, मुझे नाम नहीं रहा, बड़ा फेमस है वो, टेलर है ना, टेलर। और टेलर थ्योरेटिकल चीजें दिया करता था, और ये जो पोर्टर था ना, ये हमेशा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिया करता था। ये हमेशा जब भी कोई आपको लगे ना बिजनेस स्टडीज में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, और ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा है या वो उसका, तो पोर्टर लिख कर आ जाना, कोई चिंता की बात नहीं, सही मिलेगा आप। ऐसे बिजनेस स्टडी में कभी कोई ऑथर का नाम याद नहीं, टेलर घुसेड़ देना। इकोनॉमिक्स में तो बहुत ही अच्छी चीज है, जब कभी भी ऑथर का नाम ना मिले, मार्शल। आप देखोगे अगर आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए होंगे जिसमें ऑथर का नाम पूछा है, 9 क्वेश्चन वो होंगे जिसमें मार्शल होगा। आप रैंडमली कर लेना, किसी भी एक चैप्टर की क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। तो पोर्टर ने ये बोला कि भैया ये एनालिसिस कर लो, नए बायर्स, सेलर्स, न्यू एंट्रेंट्स, कॉम्पिटिटर्स, और आखिरी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। आपके प्रोडक्ट के जितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे ना, उतना ही। एक जमाना था जब हम छोटे थे, तो मैं ज्यादा एग्जाम्पल में नहीं जाऊंगा, फिर आप बोर हो जाओगे, तो इसीलिए अपन जो ना एग्जाम्पल में नहीं जाते हैं, वैसे बताता हूँ। पेन होता है ना, ये वाला पेन, ये वाला नहीं, मतलब नॉर्मल वाला पेन, उसमें इतना कंपटीशन है। पहले के जमाने में रेनॉल्ड्स कंपनी भयंकर चला करती थी, उसका एक पेन आता था ना, रेनॉल्ड्स जेटर, वो खटखट वाला, सबसे पहले उसी ने निकाला था, बड़ा फेमस पेन था। ऐसे एक पायलट पेन आया करता था, शानदार पेन था। अब आज के टाइम पे मार्केट में जाके देखो, दुकानदार की एक दुकान पे जाके देखना, पेन का भंडार, इतने तरह के पेन, को सीमा ही नहीं। तो अभी मार्केट खराब हो गया ना पूरा का पूरा। 5-5 रुपए में, हम जब छोटे थे तब जेल पेन हमको मिला, उस जमाने में जेल पेन आया करता था 5 रुपए का, जब बॉल पेन आता था 2 रुपए का। तो जेल पेन लेने के लिए हम लोग तरसा करते थे, इतनी तो हमारी पॉकेट मनी भी नहीं थी। तो जेल पेन मतलब हमको, मतलब साल में एक बार जेल पेन मिला करता था, वरना वो 2-2 रुपए वाले बॉल पेन लाते थे। और एक वो पायलट पेन आता था, वो उस जमाने में 15 रुपए का आता था। तो वो तो हमारे लिए होता था कि भैया ड्रीम कम ट्रू, है ना, पता नहीं क्या मिल गया आप। अब आज के टाइम पे क्या ना, 2 रुपए में 5 रुपए में तो जेल पेन आ जाता है, और 5 रुपए का बॉल पेन आ रहा है, तो कोई जेल पेन क्यों ले, बॉल पेन क्यों ले, जेल पेन लेगा ना। अब 50 कंपनियों के हैं, कैसे लगाऊं कोई फैक्ट्री में, बताओ? लगा भी दूंगा, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। जैसे कोई नई कंपनी ने नया पेन निकाला, मेरा पेन फेल, मेरी तो पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। तो गुटखा देखो आप, कितना बड़ा मार्केट हो गया,
राइट। गुटखा तो इतना बड़ा मार्केट है, हजारों कंपनियों के गुटखे आते हैं, अब कोई कैसे उसमें घुसने की कोशिश करेगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट कितना अवेलेबल। तो पोर्टर ने इन 5 चीजों को कहा, और जो है पेस्टल ने ये 6 चीजों के बारे में बोला, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल के बारे में ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, इकोनॉमिकल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, सोशल के बारे में डिस्कशन हो चुका, टेक्नोलॉजिकल के बारे में हो चुका है, तो ये आपको अपने आप रीड करना है। एनवायरमेंटल के बारे में बस इतना सा ध्यान रखें, क्या होता है कि एक क्या बोलते हैं उसको, एक एनवायरमेंट, EIA, इसको बोलते हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। हमारे इंडिया में एक सिस्टम है कि भैया आपको जब भी कोई नई फैक्ट्री खोलनी है, कोई नया बिजनेस चालू करना है, तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है, और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से आपको एक EIA लाइसेंस लाना पड़ता है। तो बेसिकली वो एनालाइज करते हैं कि भैया आप जो बना रहे हो उसमें कितना पोल्यूशन होगा, कितना मिनिमम पोल्यूशन कर सकते हैं, मतलब पोल्यूशन को मिनिमम कितना कर सकते हैं, उसके लिए क्या पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाने हैं, क्या पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाने हैं, स्ट्रक्चर कैसा हो आपकी फैक्ट्री का। फॉर एग्जांपल, यदि आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे उस फैक्ट्री के चारों तरफ उसकी प्रीमाइसेस, प्रेसेंट्स बोला जाता है इसको, तो उसकी जो प्रेसेंट्स हैं, उस प्रेसेंट्स के अंदर की तरफ जितने एरिया में फैक्ट्री है उतने ही स्पेस में लगभग ग्रीनरी होगी। ये जरूरी है क्योंकि ये EIA के नियम है। पोल्यूशन जनरेट होगा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो अच्छा खासा ग्रीन जो है एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ता है, जिससे कि कम से कम पोल्यूशन, अब मिनिमम तो पोल्यूशन होगा ही ना यार, आप कितने भी पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा लो, पर बेयर मिनिमम पोल्यूशन तो होगा ही ना यार, उसको कैसे रोक सकते हो आप। तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए तो ये आपको देखना चाहिए कंट्री के एनवायरमेंटल लॉस कैसे हैं, कंट्री का पोल्यूशन। वैसे तो इंडिया में सब ज्यादा मैटर करता नहीं, थोड़ा सा पैसा आपकी जेब में होना चाहिए, बट फिर भी फॉलो तो रूल्स भी तो करने ही पड़ेंगे ना ऑन पेपर्स। तो कंट्री के पोल्यूशन कंट्रोल टारगेट क्या है, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज है डेवलप्ड, उनके यहाँ पे लिमिट होती है कि भैया इससे ज्यादा जो है कार्बन आप जो है रिलीज नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। तो वो ये कुछ चीजें आपको जो है देखनी होती हैं। एक मिनट बताओ यार, इस चैप्टर के लिए बच्चे बोल रहे म्यूट कर रखा है, मैंने कहा इसमें तो म्यूट करके खुश हो रहे होंगे। चलिए, तो इस तरीके से जो है बेटा अपने को एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी चेक करने होते हैं। इसके अलावा लीगल फैक्टर्स अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अब नीचे देखो, इन्होंने एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए है। टैक्सी कंपनी अगर कोई है, टैक्सी कंपनी मतलब जो टैक्सी ओला उबर वाली, और ऐसी बैंकिंग इंडस्ट्री अगर है, इनका एक इन्होंने पेस्टल एनालिसिस दिया है एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या आप वैसे ही कर ले, एग्जाम में तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर तो अपना आता ही, सब्जेक्टिव पेपर तो आता ही नहीं है, तो इसीलिए इसके अंदर जो है बस एक बार पढ़ लेना घर जाके, इतना सही है। ठीक है, चलो उसके बाद में वुकाफू, बढ़िया सा छोटा सा वुकाफू है, निपटा दे इसको भी हाथ के दच है जी। क्या करोगे, अभी तो 20 मिनट है, अब बोलो मैं तो, मेरे को दिक्कत नहीं है, समझ में तो इससे ऊपर वाला भी नहीं आया। देखो सही बताओ, अगर टेक्निकली बात करें तो समझने लायक तो उसमें भी कुछ नहीं था। ये तो आपका दिल समझता है या मेरा दिल समझता है ना, क्योंकि वो था ही नहीं समझने लायक। बाकी आप बोलोगे तो कल करा देंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं, इतनी सी तो बात है, कल करा देंगे बस। क्लास जल्दी छुड़वा दोगे तुम आज, आप क्या करेंगे इतनी देर अब है? मेरे को पता है तुम कितनी रीडिंग करने वाले हो। ये जो तुम गोलियां देते हो ना, ये क्या होता है, जो नया नया टीचर बनता है ना, उसके ऊपर फिट बैठती है। क्यों, आज बेचारे ने पढ़ाना चालू ही करा है, अभी तुम्हारी ये गोलियों से हम भली बात ही परिचित हैं। या मेरे जाने के बाद यहाँ क्लास में एक बच्चा नहीं पढ़ने वाला, सब या तो मोबाइल में लगे रहेंगे या तो आपस में बातें करेंगे। खैर वो कोई बात नहीं, वो तो और करोगे भी क्या, इस उम्र में तो तुम्हें यही करना है, घर जाके तो पढ़ ही लेंगे। अभी क्या करें बताओ, अभी है 15-10 मिनट तो है ही कम से, हद मार के भी कम से कम 7-8 मिनट तो है, कितना जल्दी छोड़ूंगा बताओ। तो पढ़ तो आ घर से, एमसीक्यू नहीं, मैं सब करा दूंगा, सब एमसीक्यू वेमसीक्यू मैं वो भी करा दूंगा जो यहां नहीं है। पढ़ के तो आ मेरे बेटे,
अच्छा चलो ये बताओ मुझे कि पीछे वो कितने बच्चे हैं जिनका इस चैप्टर के बाद में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स का? हाथ खड़ा कर लो एक बार फटाफट से। 1 2 3 4। ऐसे स्लो मोशन में काहे खड़ा कर रहे हो? सोच रहे हो धीरे धीरे आया क्या चैप्टर 1 2 3 5 हो गया? अरे ये कर लो ऊपर। वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिए। तो बेटा मंडे से देखो अपन, मंडे से क्या सॉरी परसों से, थर्सडे ना, परसों से नया चालू करेंगे बिगनिंग से इकोनॉमिक्स, है ना। तो इसमें एक समस्या है, तो उस बैच को मर्ज करेंगे तुम्हारे साथ में। इनको तो निपटा दूं, ऑनलाइन वालों को तो फ्री करूं। ये तो इनको तो घर भेजे आराम से, कोई पढ़ना नहीं है पक्का? कंफर्म है क्या? पढ़ लेते यार, निपटा देते आज ही यार। फिर अच्छा पता है प्रॉब्लम ये कि कल भी फिर अपने पास ना कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, कल का दिन और खराब हो जाएगा से बताऊं तो। फिर कल तुमको मैं ये ध्यान रखना, फिर मैं उन बच्चों को जो बच्चे नए वाले बैच के हैं उनको रिपीट कराऊंगा इकोनॉमिक्स बिगनिंग वाली, वो पढ़नी पड़ेगी तुम्हारे साथ में, जाने दूंगा, ध्यान रखना बीच में आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद ही। और किसी ने अगर यहां वहां खोया ना कोई, यहां खड़ा कर दूंगा, ध्यान रखना। फिर तुम छिपकली को देखना, वो तुम्हें देखेगा पक्का। चलो तो इनको तो निपटाएं फिर पहले एक बार। तो बेटा अब जो है